नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को लेकर के जो हमारा ये सीरीज चल रहा है। इसके तहत आज हमारा 10th लेक्चर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है वो है डिजिटल राइट्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, डिजिटल राइट्स होता क्या है? डिजिटल राइट्स के तहत हम पीपल को अलाउ करते हैं एक्सेस, यूज, क्रिएट एंड पब्लिश डिजिटल मीडिया, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सेस एंड यूज कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये दोनों पॉइंट जो है डिजिटल राइट्स के तहत आता है। इस डिजिटल राइट्स के तहत जो इनिशिएटिव्स लिया गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट के स्तर पे जो इनिशिएटिव्स लिया गया है वो क्या है। बर्लिन डिक्लेरेशन है जो कि डिजिटल सोसाइटी से रिलेटेड है। वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट जो है ये यूरोपियन यूनियन काउंसिल से रिलेटेड है। क्रिस्ट चर्च कॉल है, ये न्यूजीलैंड जो सरकार है उससे रिलेटेड है। इसके तहत एलिमिनेट करना है टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट जितने भी ऑनलाइन है उससे रिलेटेड है। पेरिस कॉल जो है ये सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस की बात करता है। और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है ये इंडिया से रिलेटेड है। और इंडिया से ही एक और चीज़ रिलेटेड है, नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के अलावा जो सिविल सोसाइटी के द्वारा इनिशिएटिव्स लिया गया है उसके तहत दिल्ली डिक्लेरेशन जो है इसको हम देख लेते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन बात करता है जस्ट एंड इक्विटेबल इंटरनेट की बात करता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस। फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस क्या होता है? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT एट द ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पर्पस है टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विथ सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये है कि यूज करना है इस ICT को यूज करके जो सिटीजन्स हैं, जो बिजनेसेस हैं और गवर्नमेंट के जो बहुत सारे आर्म्स हैं उसमें जो रिलेशंस है उस रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है। जो हैदराबाद डिक्लेरेशन है उसका हाइलाइट्स देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज बाय यूजिंग आधार, UPI, डिजिटल लॉकर, उमंग एंड ई-साइंस जो है इन सारे चीज़ों को यूज करके हम जो सिटीजन्स को सर्विसेज दे रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है। फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है हम इन सारे चीज़ों को यूज करके खास करके सोशल सेक्टर्स में, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम इन सारे चीज़ों को यूज करके बहुत तेज़ी से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इनकरेज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आज के दौर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन एंड 5G, जो इस तरह के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसका रिस्पॉन्सिबल यूज को इनकरेज करना है, ये थर्ड पॉइंट है। सम ई गवर्नेंस जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत में कई स्टेट के द्वारा लिया गया है वो देख लेते हैं। जो भूमि प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका के द्वारा है, ई सेवा आंध्र प्रदेश, ज्ञान दूत मध्य प्रदेश के द्वारा, लोकवाणी UP के द्वारा और फ्रेंड्स केरला के द्वारा। फ्रेंड्स, इंडिया और इजराइल के बीच जो रिलेशंस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया एंड इजराइल जो है और साथ ही साथ US एंड UAE, ये चार देश मिल करके एक नया क्वेड या उसको कहिए मिडिल ईस्ट क्वेड जो है उसको फॉर्म किया है। इसमें क्या होगा कि ये जो चारों कंट्री है इंडिया, इजराइल, UAE एंड US, इनमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज जो है, संबंध जो है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश किया जाएगा। जो क्वेड है ये वास्तव में क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है उसका जो पहला चार वर्ड है, चार लेटर है, उनको निकाल करके क्वेड बनाया गया है, क्वेड नाम दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये। हाँ, जो ओरिजिनल क्वाड है वो क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये चार कंट्री मिल करके एक संगठन बनाया बहुत पहले जिसका नाम दिया गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको क्वाड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को लेकर के जो हमारा कुछ कंसर्न्स है। कंसर्न्स इसलिए है क्योंकि इजराइल का रिश्ता चाइना से थोड़ा नज़दीकी की ओर होते जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। चाइना जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इजराइल का है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इजराइल जो है चाइना जो इजराइल से इंपोर्ट करता है, वेपन्स को जो इंपोर्ट करता है, इसका मतलब वेपन को इंपोर्ट करने वाला जो चाइना है
कई देशों से इंपोर्ट करता है, उसमें जो इजराइल का योगदान है वो सेकेंड पोजीशन से। मतलब देखिए कि चाइना का कितना डिपेंडेंसी है इजराइल पे वेपन्स को इंपोर्ट करने को लेकर के। और अभी अभी इजराइल जो है चाइना के साथ सहमति जताया है कि वो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव्स है उसमें पार्ट लेगा, उसका पार्ट बनेगा। इसीलिए हमारे लिए एक चैलेंजेज है। जो दूसरा पॉइंट है एक डी हाइफेनेटेड पॉलिसी है, इसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो इजराइल और पैलेस्टीन है उनके बीच बहुत ही मतलब आप कन्फ्लिक्ट वाला रिलेशंस रहा है। इन दोनों कन्फ्लिक्ट कंट्री के बीच, दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस है, इनके बावजूद भी हमको इजराइल और पैलेस्टीन दोनों से अच्छा संबंध बना के रखना है। ये जो बैलेंसिंग अप्रोच है इसी को डी हाइफेनेटेड पॉलिसी कहा गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा इस तरह से आप एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे मैप दिख रहा है आपको। इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच जो कन्फ्लिक्ट है इसके कारण ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। इजराइल का मैप देख लीजिएगा, इजराइल के जितने भी नाइबर कंट्री है उनका भी लोकेशन देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिया सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है। ये मैप में आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री आते हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसका मैप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान में जितना कुछ भी हुआ है, अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया के किस कंट्री से टच करता है इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी इंडिया और सेंट्रल एशिया में एक वर्चुअल मीटिंग हुआ है, पहली बार हुआ है इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में समिट इस तरह का। इसको ये रजामंदी हुआ है दोनों इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में कि इनको इस तरह के मीटिंग जो है हर 2 साल पे होगा। तो एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देने की कोशिश किया गया है और इंडिया सेंट्रल एशिया सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जाएगा, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। और ये सेंटर जो है वो एज ए सेक्रेटरिएट का काम करेगा। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा अवॉइड न्यूक्लियर वार। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उन्होंने प्लीज किया है, आग्रह किया है कि जो न्यूक्लियर वार है उसको अवॉइड करना है। इसलिए जान लेते हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो ब्रिटेन है, चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूएस है। 4 ट्रीटीज है न्यूक्लियर वार से रिलेटेड। इस चारों ट्रीटी को अच्छी तरह से देखना है। इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो ट्रीटी है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स NPT। ठीक है, इसका पर्पस है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया इसके पार्ट नहीं है, इसमें सिग्नेचर नहीं किया है। जो इसके बाद वाला ट्रीटी है वो है ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। मतलब एटमॉस्फेयर में ट्रीटी नहीं टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आउटर स्पेस में नहीं कर सकते हैं और अंडर वाटर नहीं कर सकते, मतलब धरती पे कर सकते हैं, स्थल पे कर सकते हैं। इसको पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी कहते हैं, PTBT भी कहते हैं। इस ट्रीटी को इंडिया ने रेक्टिफाइड किया है, ये याद रखना है। जो थर्ड ट्रीटी है वो है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये हर तरह के टेस्ट जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लोजन से रिलेटेड है उनको बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड करता है, उनको रोकता है। इसका जो साइन हुआ था ग्लोबली ये 1996 में हुआ था, लेकिन अभी भी ये इनफोर्स नहीं हुआ। याद रखिएगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था सिग्नेचर होना और इनफोर्स होना 2 अलग अलग चीज़ है। साइन तो 1996 में हो चुका है पर इनफोर्स अभी तक नहीं हुआ है। और याद रखिएगा भारत इस पर साइन नहीं किया। और जो 4th सिग्नेचर ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, TPNW। ये क्या कहता है? कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोविजन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़। मतलब किसी भी तरह की न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़ अगर कुछ होता है तो उस पर समग्र रूप से प्रतिबंध लगाने की बात करता है और इसका भी भारत पार्ट नहीं है। ये 4 ट्रीटी और 4 में किस में भारत ने सिग्नेचर किया है, किसको रेक्टिफाइड किया है, किसको नहीं किया है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक शेरपा है, ब्रिक्स देश जो है उनका अभी ब्रिक्स देश के शेरपा का 2022 में वर्चुअली मीटिंग हुआ है, इसीलिए न्यूज में है। शेरपास क्या है? वास्तव में जितने भी समिट होते हैं, जितने भी मीटिंग होते हैं, जैसे G8 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनमें जितने भी लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं
उस लीडर्स के जो सलाहकार होते हैं, उनको जो सलाह देने वाले होते हैं, उसको पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। उस तरह के लोग जब इस तरह की मीटिंग के आयोजन से पहले सारे चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, एजेंडा, कंसेंसस, पार्टिसिपेट इन सीरीज ऑफ प्री सबमिट कंसल्टेशंस, जो सबमिट होगा जिसमें लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, उससे पहले जो बहुत सारे चीज़ होता है उसमें पार्टिसिपेट करके सब चीज़ को डिसाइड करता है, और जो लीडर्स होते हैं उनको निगोशिएट करने में मदद करता है। इसको हम शेरपा बोलते हैं। असल में ये शेरपा जो है नेपाल का टर्मोलॉजी है। अगर आप नेपाल में देखेंगे तो जो हिमालय पे क्लाइंबिंग करने वाले, हिमालय पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको गाइड करने वाले जो एक कम्युनिटी होता है नेपाल में, उसको शेरपा कहा जाता है। वहीं से इस टर्मोलॉजी को लिया गया है। फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है कि 2021 दिसंबर में जो डाटा आया है उसके तहत 7.9% जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो 2018 और 19 में 6.3 था और 2017-18 में 4.7 था, ये डाटा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको ये देखना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अर्बन एरिया में रूरल एरिया की तुलना में ज़्यादा है। पहला पॉइंट याद रखना है ये। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वुमेन में मेन से ज़्यादा है, मतलब वुमेन का अनएम्प्लॉयमेंट मेन के तुलना में ज़्यादा है, रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अर्बन एरिया में जो वुमेन है वो जो एम्प्लॉयमेंट चाहती है उसमें से 92.1% जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता है। मतलब इतना परसेंट अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट चाहने वाली वुमेन अनएम्प्लॉयड रह जाती है। लेकिन जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर है वो 54.8 ही है वुमेन के फील्ड में। मतलब बाकी जो वुमेन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इन चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, DLI, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रिलेटेड है इंडिया का सेमीकंडक्टर लोकलाइजेशन प्रोग्राम से। इंडिया के सेमीकंडक्टर लोकलाइजेशन प्रोग्राम से डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स जुड़ा हुआ है। इसका पर्पस है कि डेवलप करना है सेमीकंडक्टर को और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है भारत में ही। ये आप देख रहे हैं, ये स्मार्टफोन है, इसका जो डिस्प्ले दिख रहा है, और इस तरह से सेमीकंडक्टर ये जो है एलिमेंट्स जो है ये सेमीकंडक्टर होता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स जो है उसका डेवलपमेंट करना है और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों चीज़ों के लिए भारत में ही एक इकोसिस्टम को डेवलप करना है इस प्रोग्राम के तहत। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? ये एक एलिमेंटल पार्ट्स है, इंटीग्रेटेड जितने भी सर्किट्स होते हैं उनका, माइक्रोचिप्स का और चिप्स का। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये सेमीकंडक्टर्स जो है जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका ब्रेन है, ब्रेन। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है जनरल नेटवर्क एक्सेस, GNA का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका जो ट्रांसमिशन होता है उस ट्रांसमिशन से GNA रिलेटेड है। और इसमें क्या करना है कि ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होता है, मतलब सबके लिए ओपन है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा इस ट्रांसमिशन सिस्टम तक एक्सेस करने के लिए। वास्तव में जो भारत का एक प्लान है वन नेशन वन ग्रिड, उसी का एक तरह से ये इसी कंसेप्ट का ये पार्ट है। ये जो GNA है इट्स इनिशिएटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसके द्वारा है। और इनका जो पर्पस है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाना और जो ट्रांसमिशन चार्ज होता है उसका एश्योर्ड रिकवरी करना, ये इनका पर्पस है GNA इनिशिएटिव्स का। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है चिप्स टू स्टार्टअप, C2S प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि ट्रेन करना है 85,000 हाई क्वालिटी एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेन करना है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। और दूसरा एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। इस दो एरिया में 85,000 हाई क्वालिफाइड एंड हाई क्वालिटी इंजीनियर्स को ट्रेन करना है। अंडर C2S क्या करना है हमको? प्रोजेक्ट ये अंडर C2S जो प्रोजेक्ट होगा इट वुड बी इनिशिएटेड इन सर्टेन की एरियाज, कुछ खास एरिया में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है। और इस जो एरिया है वो है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया जाएगा लगभग 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस कंट्री।
मतलब इसमें लैब टू लैंड की बात किया जा रहा है। सबसे पहले जो लैब है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, स्पेशली IITs, NITs एंड IIITs में। इसका जो नोडल एजेंसी होगा इसको इम्प्लीमेंट करने वाला वो CDAC होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे है ये 17 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक को जो है इसको कंटिन्यू किया गया है, इसको इस तरह से रखा गया है DSIB, डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के कैटेगरी में। जो बैंक्स है जिसका एसेट्स, टोटल एसेट्स 2% ऑफ GDP से ज़्यादा हो जाता है तो उसको इस तरह का बैंक का दर्जा दिया जाता है। DSIB जो बैंक होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उनके फेल होने का डर ही नहीं होता है। जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उनके फेल होने का डर होता है, लेकिन जो बहुत बड़ा बैंक होता है उसके फेल होने के डर नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो बैंक है, SBI है, ICICI बैंक, HDFC बैंक है, इसको DSI के बैंक के तौर पे जो मान्यता दिया गया है उसको कंटिन्यू किया गया है। RBI कहता है कि जो बैंक ये DSIB के कैटेगरी के हो जाते हैं वो सिस्टमेटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनका साइज जो है और इसका जो क्रॉस जुरिडिक्शन एक्टिविटीज और कॉम्प्लेक्सिटी इतना बड़े लेवल का होता है कि इनके फेल होने का डर नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि ये DSIB क्या होता है, इसमें कौन कौन बैंक हैं, इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और कंडीशन क्या है DSIB होने का फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेड्यूल बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक को जो है कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल बैंक के तहत RBI के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक, याद रखिएगा, एयरटेल जो है प्राइवेट कंपनी है और शेड्यूल बैंक जो है, इसलिए एग्जामिनेशन में आपको लगेगा अरे ये तो प्राइवेट बैंक जैसा लग रहा है, प्राइवेट बैंक है और ये कैसे शेड्यूल हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि RBI ने एयरटेल पेमेंट बैंक को कैटेगराइज किया है एज ए शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होता है, जितने भी बैंक होते हैं उनको अगर इंक्लूड कर दिया जाता है शेड्यूल बैंक, सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट के तहत 1935 में जो RBI का एक्ट है उसमें जो सेकेंड शेड्यूल है उस शेड्यूल में जब इन तरह के बैंक को ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं। ये जो बैंक्स होते हैं इसमें कॉमर्शियल बैंक भी होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, ये याद रखिएगा, दोनों तरह के बैंक होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, शेड्यूल बैंक होने का क्या बेनिफिट होता है। आप जानते हैं कि जो बैंक होते हैं वो RBI से लोन लेता है या डेब्ट्स लेता है तो वो एक रेट पे लेता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। वो बैंक रेट पे RBI से लोन लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है अगर वो शेड्यूल बैंक हो जाता है। जैसे ही वो शेड्यूल बैंक होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्वायर कर लेता है मेंबरशिप किसका, तो क्लियरिंग हाउस का, एंड डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल फ्रॉम RBI, इसका ये फायदा मिल जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एथेनॉल से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथेनॉल क्यों चर्चा में था, इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसीज है उन्होंने कहा है कि 2026 तक भारत इथेनॉल के कंजम्पशन में चाइना को सरपास कर जाएगा, चाइना से आगे निकल जाएगा। तो अब समझते हैं इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल जो है एक तरह का रिन्यूएबल फ्यूल है और ये जो बनता है ये प्लांट मटेरियल से बनता है, और जितने भी प्लांट मटेरियल्स होते हैं उसको कलेक्टिवली बायोमास बोलते हैं। इसका मतलब ये इथेनॉल जो है बायोमास से बनाया जाता है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये बहुत ही क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है ये बहुत ही हायर होता है। ऑक्टेन नंबर समझ लेते हैं क्या होता है। ऑक्टेन नंबर वास्तव में मेजरमेंट करने का एक तरीका है क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ गैसोलीन। जितने भी पेट्रोलियम होते हैं उनका जो क्वालिटी, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने का एक मैकेनिज्म है ऑक्टेन नंबर। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही बेटर फ्यूल जो है वो बर्न करेगा। सो ऑक्टेन नंबर समझ गए आप। इंडिया ने ये कहा है कि 2070 तक वह
कार्बन न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए भारत ने कहा है कि हमें जो हमारे पास टारगेट इंडिया ने टारगेट दिया है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे हम। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि पेट्रोलियम में इथेनॉल को मिला देना, ब्लेंडिंग करना, मिला देना। मतलब हो गया कि जितने भी पेट्रोल है जो जिससे गाड़ी चलती है उसमें हम इस इथेनॉल का जो परसेंटेज होगा 20% होगा। ये इंडिया ने टारगेट दिया है। 2070 में कार्बन न्यूट्रलिटी के टारगेट को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल को 20% जो है ब्लेंडिंग करेगा, ये इंडिया का टारगेट है। सिग्निफिकेंस क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का? ये जो है ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिड्यूस करेगा, एयर पॉल्यूशन को कट करेगा और इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो फार्मर्स को होगा उसको बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, काबिल वेरी इंपॉर्टेंट, नाम कितना सुंदर है। इसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल, ये इसको देख लीजिएगा, फुल फॉर्म खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल जो है एक जॉइंट वेंचर है 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज। इस तीनों का नाम रखिएगा, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड है। काबिल को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आइडेंटिफाई करेगा, एक्वायर करेगा ओवरसीज मिनरल, मतलब विदेश में जितने भी मिनरल्स है उनको आइडेंटिफाई एंड एक्वायर करने का इसको अधिकार है। स्पेशली जो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक नेचर के मटेरियल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, उनके लिए ये बनाया गया है। जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और नियोडिमियम है एंड अदर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है उससे रिलेटेड है। अभी अभी जो काबिल है वो इंगेज है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, जिसके पास की क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, उनके साथ इंगेज होकर के काबिल इस तरह के मटेरियल को आइडेंटिफाई एंड एक्वायर करने का प्रोसेस में इंगेज है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया इस 10th लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।